हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेनिटीन दवा के बारे में। जो ये दवा है, आमतौर पर आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस हो गई है या उसको एसिडिटी हो रही है या फिर हार्ट बर्न हो रहा है तो वहाँ पे इस दवा का यूज किया जाता है। तो ये जो नॉर्मल यूज है ये आपने सुने होंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे यूज है और यूज़ के अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोज के बारे में, कितना डोज रेनिटिडीन का दिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट डोज में। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि एडल्ट डोज किसको कंसिडर करेंगे और चाइल्ड डोज किसको कंसिडर करेंगे। 12 साल से ऊपर जिसकी उम्र है उसको हम एडल्ट डोज में कंसिडर करेंगे। 12 साल से नीचे नीचे जिसकी भी उम्र है उसको हम चाइल्ड डोज में कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आया होगा या नहीं आया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए एडल्ट डोज कितना देना है रेनिटिडीन का वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप उस पेशेंट को जिसको दिक्कत है, जिसको हार्ट बर्न की दिक्कत है या एसिडिटी है, या तो आप 300 mg दे दो पूरे ही दिन में। ओके, या फिर आपको 150 mg देना है दिन में 2 बार, यानी कि जैसे सुबह 150 mg दिया तो शाम को भी 150 mg देना है, तो दिन में 2 बार देना है 150 mg करके। और जो ये रेनिटिडीन है इसको आप खाना खाने के बाद भी दे सकते हो और खाना खाने से पहले भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे खाना खाने से 1 घंटा पहले अगर आप रेनिटिडीन लेते हो तो वहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट का मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर उसके पेट में गैस बन रही है ज़्यादा, तो क्या करना है, खाना खाने के बाद वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले अगर वो रेनिटिडीन लेता है तो उसको थोड़ा सा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो बस इस हिसाब से है, ले किसी भी टाइम सकते हो, खाना खाने के बाद भी और खाना खाने से पहले भी। तो ये थी हमारी एडल्ट डोज। ओके, अब देखिए एक और बात बताता हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखा है 150 mg ट्वाइस डेली। अब सुबह जो डोज दी है 150 mg, उसके 12 घंटे बाद फिर से 150 mg देना है। तो 12 घंटे का गैप रखना है दोनों डोज के बीच में। अगर सुबह 8 बजे 150 mg दी है तो शाम को भी 8 बजे देनी है। अगर सुबह 7 बजे दी है तो शाम को भी 7 बजे देनी है। तो 12 घंटे का गैप इन दोनों के बीच में आपको रखना है। ठीक है, तो ये हो गई एडल्ट डोज की बात। चाइल्ड डोज की बात मैं करूँ, चाइल्ड डोज क्या होगी, ये होगी 2 से 4 mg पर केजी पर डे, यानी कि पूरे दिन में 2 से 4 mg पर केजी देनी है। अब पर केजी का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर बच्चे का वजन 20 केजी है, ठीक है, तो पर केजी इतनी देनी है। अगर 20 केजी है तो उसको हम 80 mg दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे का वजन 20 केजी है तो उसको हम 80 mg रेनिटिडीन देंगे। ओके, अब जो ये 80 mg है ये एक बार में नहीं देंगे, इसको डिवाइडेड डोज में देंगे, यानी कि 40 mg सुबह देंगे, 40 mg शाम को देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से यहाँ पे 2 से 4 mg पर केजी पर डे। तो 80 mg हमें पूरे एक दिन में देनी है। तो एक दिन में एक बार में नहीं देंगे, डिवाइडेड डोज में देंगे, 40 mg सुबह देंगे और 40 mg शाम को देंगे। इस तरीके से जो रेनिटिडीन है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है बच्चे को। ओके, और एक और बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे की उम्र 8 साल से कोई भी नीचे का है, ठीक है, तो उसको ये जो रेनिटिडीन है ये लेने की डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। 8 साल से 12 साल जिसकी उम्र है उसको ही जो ये चाइल्ड डोज है ये दी जाती है, यानी कि उसी को ये रेनिटिडीन दी जाती है। 8 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है उसको डॉक्टर के द्वारा जो है रेनिटिडीन लेने की सलाह नहीं दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 12 साल से ऊपर का कोई भी है तो उसको एडल्ट डोज दी जाती है। तो ये आई थिंक आपको जो डोज है वो क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे देखते हैं। कुछ इसकी फेमस ब्रांड नेम आती हैं, जैसे रेंटेक नाम से ये आती है, रेंटेक 150, यानी कि ये रेनिटिडीन तो इसके अंदर ही साल्ट होगा और 150 mg होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। आगे देखिए एसिलोक नाम से आती है, जैसे एसिलोक 150 के नाम से आती है, यानी कि इसके अंदर 150 mg रेनिटिडीन होगी। एसिलोक 300 के नाम से भी आती है, यानी कि इसके अंदर 300 mg रेनिटिडीन होगी। तो एसिलोक और रेंटेक ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है। आपके एरिया में ये अगर उपलब्ध नहीं है तो आप किसी अलग ब्रांड नेम से भी ले सकते हो। तो काफ़ी सारे ब्रांड नेम होते हैं, ये दो मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही फेमस हैं। ओके, ले आप कौन सी भी ब्रांड का सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके,
तो ये था रेनिटिडीन के बारे में। आगे बात करते हैं यूज के बारे में, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। देखिए मैंने बताया जैसे कि गैस बन रही है पेट में, वहाँ पे यूज कर सकते हो। दूसरा यूज है एसिडिटी है या फिर हार्ट बर्न है, वहाँ पे यूज कर सकते हो। और कहाँ यूज कर सकते हो, ये तो नॉर्मल यूज हो गए। और कहाँ कर सकते हो, और कर सकते हो बिनाइन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। इसका क्या मतलब है, गैस्ट्रिक यानी कि पेट, ड्यूडेनल, ड्यूडेनल यानी कि आंत के अंदर जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, उसका नाम है ये। तो क्या है, गैस्ट्रिक मतलब पेट के अंदर, और ड्यूडेनल यानी कि आंत के अंदर। अल्सरेशन का मतलब है छाले, पेट के अंदर अगर छाले हैं तो वहाँ पे रेनिटिडीन का यूज किया जाता है उनको ठीक करने के लिए। अगर ड्यूडेनम यानी कि आंत के अंदर छाले हैं तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो या तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो वहाँ पे रेनिटिडीन यूज करेंगे, या ड्यूडेनल अल्सरेशन हो वहाँ पे इसका यूज करेंगे। अल्सरेशन का मतलब होता है छाले पड़ना। ओके, आगे यूज क्या है इसका, और क्या यूज है, आगे लिखा हुआ है ड्यूडेनल अल्सर्स एसोसिएटेड विद एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। देखिए जो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। एच पाइलोरिक का नाम क्या है, पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक। ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन होता है, ये पाइलोरिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, कोज किया जाता है। अगर इसकी वजह से, एच पाइलोरी की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो ये क्या करता है, ये अल्सर कोज करता है ड्यूडेनम में। आंत के अंदर, छोटी जो आंत का पहला पार्ट होता है उसके अंदर ये छाले बनाता है। अगर इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी रेनिटिडीन का यूज किया जाएगा। रेनिटिडीन का यूज किया जाएगा अल्सर्स को ठीक करने के लिए। अब क्या है, अब जो ये बैक्टीरिया है इसकी वजह से इन्फेक्शन है, अब इस इन्फेक्शन को भी ठीक करना है, तो यहाँ पे रेनिटिडीन के साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका भी यूज़ किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया को हमको ख़त्म भी करना है, तो वहाँ पे फिर एंटीबायोटिक का यूज किया जाएगा रेनिटिडीन के साथ। रेनिटिडीन काम करेगा अल्सर को ठीक करने में, एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगा। तो दोनों दवाइयों का अलग अलग काम है। अब कौन सी एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, अमोक्सिसिलिन है, मेट्रिंडाजोल है, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, रेनिटिडीन के साथ किया जाता है। ओके, तो इनका कुछ ट्रीटमेंट होता है। पहले 2 वीक जैसे साथ में दिया जाता है रेनिटिडीन प्लस एंटीबायोटिक, फिर उसके 2 वीक बाद केवल एंटीबायोटिक चलाई जाती है। तो इसका कुछ क्या है, ऐसे ही छोटा सा कोर्स होता है कह लो, मतलब डॉक्टर प्रॉपर बताता है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ होता है। आगे देखिए, आगे है GERD। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब इसका क्या मतलब है, पेट के अंदर ये जो स्टमक आपको दिख रहा होगा ना, ये आपको स्टमक दिख रहा है ना, ये आपको स्टमक दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको जो स्टमक दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। डिजीज यानी कि ये एक डिजीज है। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब है कोई चीज़ आ रही है, ऊपर आ रही है, ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेजियल का मतलब क्या है, गैस्ट्रो का मतलब तो हो गया ये हमारा स्टमक। ईसियोफेजियल का मतलब क्या है, ईसियोफेगस, हमारा जो गला होता है ना, गला, गले से नीचे एक पाइप जाती है और पेट के साथ जुड़ती है। तो जो ये पाइप होती है ऊपर की तरफ, जो ये आगे माउथ के साथ जुड़ती है ऐसे करके, है ना, इसको ईसियोफेगस बोलते हैं। तो गैस्ट्रो ये, ईसियोफेगस ये, दोनों को मिला के क्या बोला, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, जो ये स्टमक होता है इसके अंदर होता है HCl, जिसको हम एसिड बोलते हैं। तो जो ये एसिड है ना, ये इस जो खाने की नली होती है जिसको ईसियोफेगस बोलते हैं, उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाएगा खाने की नली के अंदर, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, कुछ इरिटेशन करेगा, है ना, यहाँ पे इसको डैमेज करेगा। तो इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज। तो इस कंडीशन में भी क्या है, रेनिटिडीन का यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो है डिस्पेप्सिया, यानी कि इनडाइजेशन, यानी कि फूड का अच्छे तरीके से ना पचना। अगर ये दिक्कत है तो वहाँ भी रेनिटिडीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज क्या है, नेसेट्स। नेसेट्स जैसे कि डिक्लोफेनिक है, एसिक्लोफेनिक है, ठीक है, एस्प्रीन है। अगर इन दवाइयों की वजह से, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दवाइयाँ नेसेट्स खाता है, ज़्यादा नेसेट्स ग्रुप की दवाइयाँ खाता है, तो उसकी वजह से क्या है,
हमारे पेट के अंदर एसिड बढ़ता है और एसिड बढ़ने की वजह से पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, छाले यानी कि अल्सर हो जाते हैं। तो नेसेड्स ग्रुप की जो दवा है उससे अगर छाले हो जाए तो भी रेनिटिडीन का यूज किया जा सकता है इन छालों को ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया का मतलब होता है स्किन रेसिज, यानी कि एक टाइप से एलर्जी लगा लो आप। ठीक है, एलर्जी के अंदर H1 एंटागोनिस्ट यूज किए जाते हैं, लेकिन जो रेनिटिडीन है वो H2 एंटागोनिस्ट ग्रुप की दवा होती है। अब जहाँ पे अगर स्किन रेसिज है किसी भी व्यक्ति को और उसको H1 एंटागोनिस्ट ग्रुप की दवा जैसे कि सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन ये सब दे दी और फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, कोई आराम नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे फिर रेनिटिडीन का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब रेयरली ही इसका यूज़ किया जाता है। जब एचोगोनिस्ट ग्रुप की दवा काम नहीं करती है तो फिर यहाँ पे रेनिटिडीन का यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे फिर रेनिटिडीन काम करती है अर्टिकेरिया के अंदर, स्किन रेसिस के अंदर। ओके, जो लास्ट है वो यूज है हमारा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब ये जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है ये मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पेंक्रियाज के अंदर ट्यूमर बनता है, उसकी वजह से एक हार्मोन होता है गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और गैस्ट्रीन हार्मोन के लेवल की बढ़ने की वजह से जो एसिड है वो बढ़ता है और एसिड बढ़ गया तो इसका मतलब अल्सर होगी, अल्सर होगी, पेट के अंदर छाले होंगे, जो स्टमक लाइनिंग है वो डैमेज होगी जिसकी वजह से हमको जलन होगी पेट में। तो उसको ठीक करने के लिए भी रेनिटिडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियरली अभी भी समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि हमारा जो ये पेट होता है ना, जो आपको ये स्टमक दिख रहा है, ये जो फोटो दिख रहा है, हमारे स्टमक के अंदर या फिर हमारी ड्यूडेनम के अंदर छाले होते क्यों हैं, क्या रीज़न है इसका, पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ यूज जहाँ पे क्या था, रेनिटिडीन का यूज किया जाता था। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब रेनिटिडीन नहीं देना है। देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये है, अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट प्रोफाइरिया के नाम से ये डिजीज़ होती है कोई, ठीक है, जेनेटिकली भी ये आ जाती है। जैसे अगर किसी के फादर को है तो उसके फादर से भी आ जाती है या मदर है को है उसको, मतलब ये जेनेटिक होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आ सकती है, जेनेटिक डिजीज़ होती है। ये क्या कुछ ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हीम वगैरह के अंदर कुछ डैमेज होता है या फिर वो बन नहीं पाता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होता है। आप गूगल पे सर्च कर लेना एग्जैक्ट चीज़ ये है क्या। तो अगर ये एक्यूट प्रोफाइरा की हिस्ट्री पाई जाती है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसको ये रेनिटिडीन दवा नहीं दी जाती है। तो ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। प्रिकॉशंस क्या आपको सावधानियां रखनी है, अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है या किसी को लीवर डिजीज़ है या किसी को डायबिटीज़ है या फिर किसी को लंग डिजीज़ है तो उसको आपको ये जो दवा है ये देने से बचना है। डॉक्टर पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको रेनिटिडीन देनी है या फिर नहीं देनी है। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस रखनी होती है। डॉक्टर आप हो नहीं इसलिए आपको नहीं देनी है। ठीक है, तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि उसको इस कंडीशन में, लंग डिजीज़ की कंडीशन में देनी है या नहीं देनी है, तो वो प्रॉपर एग्जामिन करके ही बताएगा क्या करना है। अब कुछ इंटरेक्शंस हैं, यानी कि जो रेनिटिडीन दवा है वो किन किन ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो जैसे कि एंटीकोगुलेंट है, वारफेरिन है, प्रोकेनामाइड है, एन-एसिटाइल प्रोकेनामाइड है, तो ये सारी ही ड्रग्स हैं, आपको दिख रहा होगा। इन सारी ड्रग्स के साथ जो रेनिटिडीन दवा है वो इंटरेक्ट करती है। किसी के अंदर तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट को अल्टर किया जाएगा, यानी कि अगर किसी भी ड्रग के साथ इसको, इनमें से किसी भी ड्रग के साथ जैसे दिया गया तो क्या हो सकता है, जैसे रेनिटिडीन के साथ, देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, रेनिटिडीन के साथ अगर कीटोकोनाजोल दे दी तो उसका क्या होगा, जो कीटोकोनाजोल जो दवा है ना, इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो घट जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन घट गया तो एक्शन क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा डिले आएगा। तो इस तरीके से ये इंटरेक्शन होता है। तो अलग अलग दवाई के साथ अलग अलग इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ हैं जिसके साथ जो रेनिटिडीन है ये इंटरेक्ट करती है, इसलिए इनके साथ रेनिटिडीन को नहीं देना चाहिए। तो ये आप नोट कर लो क्या क्या है, मैंने सारी लिखी हुई है। ओके, आगे बात करते हैं क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए वैसे तो रेनिटिडीन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम होते हैं, लेकिन फिर भी साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर साइड इफ़ेक्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी के अंदर हो सकते हैं, किसी के अंदर नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि डिस्निया है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है। नोजिया, वोमिटिंग आने की शिकायत हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है। डायरिया, लूज मोशंस हो सकते हैं। ठीक है। वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है। रैसेज हो सकते हैं स्किन पे, है ना। हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो रेनिटीन की वजह से देखने को मिले हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबको हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनमें से सारे ही हों। क्या पता कुछ साइड इफ़ेक्ट हो भी जाए और नहीं भी हो जाए, मतलब कंफर्म नहीं है। और जो ये साइड इफ़ेक्ट हैं रेयर हैं, ठीक है, मोस्टली नहीं होते हैं, रेयरली ही ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। ओके, तो ये साइड इफ़ेक्ट है जो रेनिटिडिन की वजह से हो सकते हैं। ओके, आगे यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है। क्या नोट लिखा है, बड़े ध्यान से देखिए। आगे ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो रेनिटिडिन दवा होती है वो कब दी जाती है? या तो हार्ट बर्न हो, एसिडिटी हो, या फिर छाले हैं उनको ठीक करने के लिए, है ना, या फिर गैस बन रही हो उसको ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ रेनिटिडिन मे कोज आयरन डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसका मतलब समझिए बहुत ही ध्यान से। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो रेनिटिडिन दवा का, जैसे एसिडिटी है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, उसको पता है रेनिटिडिन लेनी है, तो वो क्या करेगा, बिना डॉक्टर की सलाह के वो क्या है, हर रोज़ रेनिटिडिन ले रहा है। करीब उसने 2 वीक से ऊपर हो गया रेनिटिडिन लेते लेते, 3 वीक से ऊपर हो गया, 4 वीक से ऊपर हो गया, वो बिना कुछ सोचे समझे रेनिटिडिन ले रहा है, क्योंकि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डेली रहती है। ठीक है। तो प्रोलॉन्ग यूज नहीं करना है, यानी कि रेनिटिडिन का यूज लंबे समय तक नहीं करना है। मैक्सिमम 2 वीक्स तक आपको रेनिटिडिन का जो सेवन है वो करना है, उसके बाद नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक रेनिटिडिन, ये जो दवा है ये अगर खाते हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो ब्लड काउंट है वो डिक्रीज हो सकता है ना, ब्लड लेवल है वो कम हो सकता है। ओके, अब ये जो कहानी है पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी क्यों होगी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों होगी, क्या रीज़न है इसका। रेनिटिडिन अगर हम लंबे समय तक खाएंगे तो आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों होगी, इसका रीज़न क्या है, ये आपको फाइंड आउट करके आना है और आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो एक लेके आ रहा हूँ कि हमारे जो पेट के अंदर जो अल्सर है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, वो हमारे पेट में छाले पड़ते क्यों हैं, और इसका रीज़न कि रेनिटिडिन ज़्यादा लंबे समय तक खाने से विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी होती क्यों है। ये दो चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। अगर आप कमेंट करके सजेस्ट करिए कि आपको ये वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसी बेस पे मैं वीडियो बना दूँगा। वैसे तो शायद मैं वीडियो बना ही दूंगा जितने भी कमेंट आए, तो फिर भी आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है। तो टॉपिक ये रहेगा कि हमारे पेट के अंदर छाले क्यों होते हैं, और साथ ही ये टॉपिक रहेगा कि रेनिटिडिन ज़्यादा खाने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, उसका रीज़न मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी रेनिटिडिन के बारे में, जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कोई फार्मेसी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप इसको नोट करिए कापी में, कुछ कुछ पॉइंट मैं बोलता हूँ तो उसको नोट करिए। ठीक है। या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।